मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, कल हमने जो ऑनलाइन कक्षा में मार्क्सवाद का अध्ययन किया था, मार्क्सवाद के विषय पर चर्चा की थी, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मार्क्सवाद की जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं विभिन्न हैं। जैसे नंबर 1 कि मूल तत्व पदार्थ है। मार्क्स के अनुसार संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार अथवा मूल तत्व पदार्थ यानी जड़ तत्व है। मैंने आपको पूर्ण रूप पहले ही बता दिया है। ये प्रत्यय यानी कि चेतन तत्व नहीं है। इस प्रकार सृष्टि की मूल प्रकृति भौतिकवादी है, आध्यात्मिक नहीं है। नंबर दूसरी विशेषता है संपूर्ण सृष्टि एक निकाय है। संपूर्ण सृष्टि एक प्राणी शरीर की तरह है जिसके सब भाग यानी कि अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु का स्वयं में कोई स्वतंत्र व निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। अतः किसी वस्तु को समझने के लिए जरूरी है कि हम वस्तुओं के आपसी संबंध को समझें। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कि वस्तुएं गतिमान व परिवर्तनशील हैं। सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ गतिशील है और इसलिए इसमें परिवर्तनशीलता का लक्षण भी पाया जाता है। पदार्थ से ही समस्त वस्तुएं यानी कि पिंड बनी हैं, अतः वस्तुएं भी गतिमान व परिवर्तनशील होती हैं। नेक्स्ट जो उसकी विशेषता है कि वस्तुओं में परिवर्तन के दो प्रकार हैं। जो वस्तु है उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? एक मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक जो परिवर्तन है वो किसी भी वस्तु में सबसे पहले केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन क्रमशः है अर्थात विकासवादी पद्धति से होता है और मात्रात्मक परिवर्तन द्वारा वस्तु में केवल बाह्य एवं सामान्य परिवर्तन ही होते हैं। जबकि जो गुणात्मक परिवर्तन है किसी भी वस्तु में एक सीमा तक मात्रात्मक परिवर्तन होने के बाद उस वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होने लगता है। गुणात्मक परिवर्तन झटके या विस्फोट के रूप में होता है अर्थात यह परिवर्तन क्रांतिकारी पद्धति से होता है। गुणात्मक परिवर्तन के कारण वस्तु के आधारभूत गुण ही बदल जाते हैं। इसका सरल अर्थ यह है कि वास्तव में पुरानी वस्तु नष्ट हो जाती है और अब हमारे सामने जो वस्तु होती है वह नए गुणों के साथ एक नई वस्तु होती है। नेक्स्ट जो पांचवी विशेषता उसकी है कि द्वंद्ववाद द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद को भौतिकवाद के संदर्भ में अपनाया है और इसके द्वारा वस्तुओं में परिवर्तन की व्याख्या की है। वह किसी वस्तु की मूल भौतिक अवस्था को वाद कहता है और उनका मत है कि वस्तु में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है जिसे वह प्रतिवाद कहता है। वाद एवं प्रतिवाद में निरंतर संघर्ष चलता रहता है जिसके कारण वस्तु में पहले मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जो एक सीमा के बाद गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाते हैं। इस प्रकार वाद एवं प्रतिवाद के पारस्परिक संघर्ष के कारण वस्तु को एक नई अवस्था प्राप्त होती है जिसे मार्क्स संवाद कहता है। गुणों की दृष्टि से वस्तु की संवाद अवस्था उससे पूर्ववर्ती वाद एवं प्रतिवाद की अवस्था से एकदम भिन्न होती है। मार्क्स के अनुसार उपरोक्त तरीके से वस्तु की जो संवाद अवस्था मिलती है वह भविष्य में वस्तु में परिवर्तन के लिए एक आधार का काम करती है और इस दृष्टि से यह स्वयं वाद बन जाती है। वस्तु में इस वाद के विरुद्ध प्रतिवाद उत्पन्न होता है और पुनः वाद एवं प्रतिवाद के संघर्ष में एक नया संवाद प्राप्त होता है। इस प्रकार वस्तु में परिवर्तन का एक क्रम निरंतर चलता रहता है।
मार्क्स का जो दर्शन है, मार्क्स के दर्शन में भौतिकवाद, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व है, इस संदर्भ में हमें ये समझना चाहिए कि मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत द्वारा हीगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद का विरोध किया है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उसके यथार्थवादी चिंतन का आधार है और यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य व उसकी समस्त समस्याओं का संबंध केवल इहलोक से है। समाज की कोई अवस्था चिरस्थायी नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के सुनिश्चित भौतिक नियम हैं। इस सिद्धांत के आधार पर मार्क्स भविष्य में पूंजीवाद के अंतः तथा समाजवाद के आगमन की घोषणा करता है। द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, इसकी विभिन्न आलोचकों ने आलोचनाएं भी की है। जैसे यहाँ मैं आपको बताऊं कि भौतिकवाद की सत्यता संदिग्ध है। अभी तक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक इस बारे में एक मत नहीं है कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ अथवा प्रत्यय यानी कि चेतना। तर्क की दृष्टि से आज भी सृष्टि के मूल तत्व के रूप में पदार्थ की भी उतनी ही संभावना है जितनी कि प्रत्यय की। अतः मार्क्स के भौतिकवाद को अंतिम दृष्टि से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता और उनकी सत्यता संदिग्ध है। दूसरे आलोचकों ने दूसरी ये बात बताई है कि मार्क्स का भौतिकवाद अस्पष्ट है। मार्क्स भौतिकवाद की स्पष्ट व सुनिश्चित व्याख्या करने में असफल रहा है। मार्क्स पदार्थ में परिवर्तन का कारण पदार्थ में निहित गति को बताता है, किंतु वह यह नहीं बताता कि पदार्थ में गति स्वयं ही क्यों पैदा होती है। नेक्स्ट जो आलोचना कही है वो ये है कि नैतिक दृष्टि से भी ये सिद्धांत दोषपूर्ण है। मार्क्स ने मानवीय चेतना व अंतःकरण की तुलना में पदार्थ को अधिक महत्व दिया है। मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण भी यह सिद्धांत है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक जीवन में वर्ग संघर्ष पर अत्यधिक बल देता है और सहयोग, प्रेम, सहानुभूति व सहिष्णुता के तत्वों की भी उपेक्षा करता है, अर्थात ये त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक प्रकार के नीतिवाद का समर्थन है। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो सामाजिक विकास के बारे में दो बातों को सुनिश्चित मानता है। एक सामाजिक विकास की अवस्था में एक पूर्ण निश्चित क्रम है और दूसरा सामाजिक विकास के नियम में जो कहा जा सकता है कि उसका सामाजिक विकास के नियम पूर्ण निश्चित है। इसका मत है कि सामाजिक विकास के क्रम में एवं प्रक्रिया में किसी प्रकार के परिवर्तन की न तो अतीत में गुंजाइश थी और न भविष्य में ही कोई गुंजाइश है। इस प्रकार मार्क्स ने सामाजिक विकास के संबंध में मानव की स्वतंत्र इच्छा का विरोध किया है। आलोचकों का मत है कि मार्क्स की यह अवधारणा एक प्रकार के ऐतिहासिक नियतिवाद यानी कि भागवाद को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट ये आलोचना भी की जा सकती है कि सामाजिक जीवन के संदर्भ में ये अमान्य सिद्धांत कहा जा सकता है। तो ये जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था वो आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो आपकी कल जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें जो मार्क्सवाद है उसका इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।